आलीशान ससुराल में गरीब बहू का कोई नहीं। कमबख्त कहीं की, ये कैसी साड़ी साफ की है तूने? कुछ काम आता है या नहीं? अपने गरीब मायके से कुछ भी सीख कर नहीं आई ना, बेशरम कहीं की। माँ जी मैंने अच्छे से साफ की थी, सच में साड़ी पर कोई दाग नहीं था, पता नहीं कैसे लग गया। ओ महारानी, तुमसे अभी तक यहाँ पोछा भी नहीं लगा। रसोई गंदी पड़ी है, ये मेज पर धूल मिट्टी लगी है, इसे साफ करना चाहिए ना पहले। तभी सास उसके बाल पकड़कर खींचती है। क्यों री निकम्मी, तुझसे कुछ काम नहीं हो रहा क्या? क्या देख रही है? ना तुझसे कपड़े साफ हो रहे, अपने आलीशान ससुराल में महारानी की तरह रहेगी तो तू भूल जा ये होने से रहा। माँ जी मेरे बाल छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। यह सुन सास उसको जमीन की तरफ धक्का दे देती है, जिसके बाद रोते हुए निम्रत घर की सफाई करती है और सास के कपड़ों को धोती है। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, जब से मुझे जो काम दिया सारा करती जा रही हूँ। सोचा था थोड़ी देर बैठ जाऊंगी, लेकिन कोई नहीं है मेरा इस आलीशान ससुराल में। सिर्फ नाम के लिए मेरा आलीशान ससुराल है, लेकिन मैं बिल्कुल अकेली हूँ। आखिर क्यों बेचारी निम्रत ऐसा कह रही थी कि ससुराल में उसका कोई नहीं है, वो भी एक आलीशान ससुराल जहाँ घर में जेठ जेठानी पति नंद सास ससुर सब थे। पूरी बात क्या है आइए जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहां निम्रत के पिता हरिया और ससुर अरविंद में बचपन की बहुत गहरी दोस्ती थी। बेचारा अरविंद समय के साथ बीमार होकर पैरालाइज हो जाता है। वहीं एक दिन गरीब दोस्त हरिया उससे मिलने आता है। अरे पगले, ये तूने अपनी क्या हालत बना ली है? चल खड़ा हो, आज मेरे साथ खेलने चल। अरे तू क्यों बेकार सी बातें कर रहा है? जानता है ना मेरे हाथ पैर अब काम नहीं करते, लेकिन आज मैं तुझसे अपना सालों पुराना वादा निभाना चाहता हूँ। मैंने कहा था ना, मैं तेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाऊंगा। अरविंद, तू ये कैसी बातें कर रहा है? मैं एक गरीब घर से हूँ, बेटी को दहेज भी नहीं दे सकता, तो तेरे आलीशान घर में कैसे भेज दूं? देख, मैं अपना वादा नहीं तोड़ना चाहता। क्या पता आज मैं हूं कल नहीं रहूं, तो फिर सुनने में आए कि मैंने अपना वादा नहीं निभाया। और मैं तो तेरी बेटी को अपने बेटे के लिए पसंद भी करता हूं। बहुत प्यारी बच्ची है, तू बस जल्दी से शादी करवा, नहीं तो मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है। कुछ दिनों में हरिया और अरविंद के बेटा बेटी की शादी एक दूसरे से हो जाती है। गरीब निम्रत गृह प्रवेश के लिए खड़ी होती है, ससुर व्हील चेयर पर होता है। मीनाक्षी, देख क्या रही हो? तुम्हारी बहू चौखट पर खड़ी है, उसका गृह प्रवेश करो। मैं और इस गरीब का गृह प्रवेश करूंगी? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे वादे के चक्कर में गरीब घर की लड़की मेरे पल्ले पड़ गई है। मीनाक्षी, वो इस घर की बहू है और मेरे दोस्त की बेटी है, तुम्हें उसे सम्मान देना ही होगा। अरे ये क्या लगा रखा है? मैं खामखा फंस गया इस गरीब बीवी के साथ, मैं जा रहा हूँ। हाँ देवर जी, आप क्यों, हम भी सब चलते हैं। हाँ सौम्या भाभी चलो। घर के सभी लोग नई बहू को चौखट पर छोड़ के चले जाते हैं। तब ससुर आरती की थाली टेबल से उठाने की कोशिश करता है, पर हाथ कांपने लगते हैं। दरअसल लकवा के कारण हाथ पांव चलते नहीं थे। तब बहू ससुर को संभालते हुए, कोई बात नहीं पापा जी, बस आप अपना आशीर्वाद दे दीजिए। माफ कर दे बहू, इन घर वालों की तू पसंद नहीं है, इसलिए वो तेरे साथ ऐसा कर रहे हैं और करेंगे भी। पर तू हार मत मानना, मैं तुम्हारे साथ हमेशा से हूँ। आप मुझे बता दीजिए आपका कमरा कहाँ है, मैं आपको लेकर चलती हूँ। सब आपको यहीं छोड़ गए। ये कहकर निम्रत अपने ससुर को कमरे में छोड़ आती है और पति से कुछ बात करने की कोशिश करती है। तभी साहिल उस पर गुस्सा कर देता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। ससुराल में कोई भी ससुर को छोड़कर उसे पसंद नहीं करता था। कभी जेठानी उस पर काम थोपती है तो कभी सास। एक दिन खाना खाते वक्त, कितनी मिर्ची है निम्रत की बच्ची, ये कैसा खाना बनाया तुमने? भाभी मेरी तो जुबान जल गई, उनको सबक सिखाना पड़ेगा। बिल्कुल, गलती की है तो सजा तो भुगतनी ही होगी। नहीं माँ जी, ऐसा मत करिए, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। वो थोड़ी सी मिर्ची ज्यादा हो गई होगी। चलो आज तुम्हें भी तीखा खिलाते हैं। तभी नंद निम्रत के हाथ पीछे कर पकड़ लेती है और जेठानी जानबूझकर एक चम्मच लाल पाउडर उसके मुंह में डाल देती है और फिर गर्मा गर्म चाय पिलाती है, जिससे निम्रत की जुबान जल जाती है। जेठानी जी मुझे पानी चाहिए, दीजिए। हाँ पानी पीना है तुम्हें, अभी देती हूँ। तभी जेठानी उसके मुंह पर गिलास से पानी फेंक देती है। लो पी लो पानी।
आगे से हमारे साथ ऐसा किया ना, या खाने में ज्यादा नमक मिर्च की, तो इस मंजर को याद रखना, समझी? गंवार कहेंगी। निम्रत रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। कोई नहीं यहाँ मेरा, कोई नहीं है। भले ही आलीशान ससुराल हो, लेकिन मैं यहाँ बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। 2 महीने हो गए, 2 महीने से सिर्फ सुन रही हूँ। फिर निम्रत को उसकी नंद सूट प्रेस करने के लिए बुला लेती है और जानबूझकर प्रेस को मोड़ कर रख देती है, जिससे कि उसका सूट गरीब भाभी के हाथ से जल जाए। अगले दिन जेठ अंकुर कहता है, ओहो, मेरे जूते बहुत गंदे हैं निम्रत, आकर इसे साफ करो, मुझे ऑफिस जाना है। जेठ जी, आपका ये काम जेठानी जी करेंगी, ये काम मैं थोड़ी कर सकती हूँ। अच्छा, ये काम जेठानी करेंगी? अभी बताता हूँ। देखो तो तुम्हारी देवरानी बिल्कुल भी बात नहीं मान रही, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ये सुनते ही सौम्या आकर निम्रत के बाल खींचती है और उसे अपने पति के जूते साफ करवाती है। बेचारी की दुर्दशा बहुत खराब हो गई थी। फिर शाम के वक्त, माँ, भैया, आपको पता है मेरे ऑफिस वाले ट्रिप पर जा रहे हैं, सब अपने हस्बैंड वाइफ गर्लफ्रेंड को लेकर जाएंगे, तो मैं भी जाऊंगा। वैसे तो ये मुझसे ठीक से कभी बात नहीं करते, पर लगता है अब ये मुझे बाहर ले जाएंगे। ठीक है बेटा, तू भी घूम लेना, घर में रहकर परेशान हो गया होगा ना। हाँ माँ। जैसे खाना खाने के बाद पति कमरे में जाता है तो निम्रत भी उसका और अपना बैग लगाकर कहती है, अजी, वैसे हम दोनों कहाँ घूमने जा रहे हैं? मतलब आपके ऑफिस वाले कहाँ ले जा रहे हैं? और मुझे बता दीजिए वहाँ पर कौन कौन से कपड़े रखने हैं आपके और मेरे? हाउ डेयर यू! तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम जैसी बदसूरत गरीब बीवी के साथ अपने ऑफिस वालों के सामने जाऊंगा? मैं वहाँ अकेले जा रहा हूँ और मेरी एक गर्लफ्रेंड भी है। मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता, समझे? आप मजाक कर रहे हैं ना? अच्छा, तो मैं अभी बताता हूँ। साहिल उस पर बेल्ट से अत्याचार करता है। बेचारी बहुत रोती है। ससुराल का हर कोई उस पर हाथ उठा दिया करता था। निम्रत की जिंदगी नौकरानी से भी ज्यादा बदतर हो गई थी। अगले दिन झाड़ू पोछा अपने ससुर के कमरे में करने जाती है तब, बहू, बहू, तू अपने आलीशान ससुराल में खुश नहीं है ना? और मैं भी तेरी मदद नहीं कर पा रहा। पापा जी, पिताजी ने कहा था कि अब से यही मेरा घर है और मैं अपने घर को छोड़कर कैसे जाऊं? मुझे यहीं रहना होगा, आप चिंता मत कीजिए। फिर बहू वहां से चली जाती है। एक दिन उसकी हालत ठीक नहीं होती, फिर भी वो घर का सारा काम करती है और सास साड़ी के दाग और जेठानी फर्श पर झाड़ू पोछा करवाती है, जिसे वो दोबारा करती है और रो रही होती है। तभी सुहानी आती है। ओ गरीब रोतड़ू इंसान, पापा की दवाई का टाइम हो गया, जाओ उन्हें खिला कर आओ, हमारे हाथ से वो दवाई नहीं खाते। हाँ दीदी। फिर निम्रत ससुर को दवाई खिलाने के बाद, बहू, भले ही इस कमरे में पड़ा रहता हूँ, कोई मुझे देखने नहीं आता, लेकिन मुझे हर रोज तेरी चीखें सुनाई और रोना सुनाई देता है। ये सब तुझे परेशान करते हैं ना? मेरा बेटा भी ऐसा निकलेगा, मुझे पता नहीं था। तू इस घर में मत रह, यहाँ से चली जा बहू, वरना ये लोग तुझे जलाकर भी मार डालेंगे। मैं तेरे पिता को कभी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। और तू खुद को कमजोर मत समझ, नारी शक्ति है तुझमें। देखा है ना दुर्गा माँ कैसे असुरों का संहार करती है? तुझे भी असुर जैसे ससुराल वालों से लड़ना होगा। मैं आपको छोड़कर जाना नहीं चाहती पापा जी, लेकिन आपने कसम दे दी, इसलिए मैं चली जाऊंगी। मुझे हिम्मत देने के लिए शुक्रिया। निम्रत अपना बैग लेकर घर से जा रही होती है कि तभी ससुराल वाले उसका रास्ता रोकते हैं। तभी निम्रत मीनाक्षी का हाथ मोड़ देती है। ए बुढ़िया, बस बहुत हो गया, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी। मैं जा रही हूँ इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर। बहुत नौकरानी की तरह सेवा करा ली तुम लोगों ने। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे साथ ऐसा किया? मैं बताती हूँ इसे। जैसे ही सौम्या निम्रत की तरफ बढ़ती है तो निम्रत चांटा मार देती है। तभी पति आता है तो उसके मुंह पर मंगलसूत्र निकालकर फेंक देती है। मुझसे उलझने की कोशिश मत करना, मैंने तुम्हारे पिंजरे से खुद को आजाद कर लिया है। अब से पापा जी का अच्छे से ख्याल रखना, वरना तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया है, पुलिस स्टेशन जाकर ऐसी धारा लगवाऊंगी डोमेस्टिक वायलेंस की कि फिर कभी किसी के साथ ऐसा नहीं कर पाओगे और जेल में सारे चक्की चलाते फिरोगे। वैसे भी इस ससुराल में मेरा कोई नहीं है जिसके लिए मैं यहाँ रहूं। और निम्रत जाहिल ससुराल वालों को हमेशा के लिए छोड़कर अपने घर आ जाती है। उसके बाद वो एक नौकरी करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाती है। लगता है सारी जवानी आटा गूंदने और चाय बनाने में ही निकल जाएगी। इंसानों के घर में रहते हूँ या हफ्सियों के घर, आज तक मुझे ये नहीं पता चला। और रोज रोज 50 कप चाय बनाओ और साथ में ये 150 पराठे। अगर इतनी चाय और पराठे बनाकर लोगों को बेचती तो अभी तक कितने पैसे कमा लेती। एक तो मेहनत करो, ऊपर से घंटा कुछ मिलता है। आरती इतना बोली रही होती है कि तभी गैस पर रखी चाय उबल जाती है।
हे भगवान, आटा गूंद कर हाथों में कम दर्द था क्या, जो अब ये चाय भी उबल गई। कहाँ फंस गई आकर मैं। माँ पापा, कोई तो आकर मुझे यहाँ से निकालो। आखिरकार ऐसा क्या कारण था जो आरती को पतीला भरकर 50 कप चाय और 150 पराठे बनाने पड़ रहे थे। आइए आरती की दुख भरी कहानी जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। आज तो मेरी पहली रसोई की रस्म है। माँ ने मुझे इतना सब कुछ बनाना सिखाया है, क्या क्या बनाऊं समझ में नहीं आ रहा। नई नवेली बहू आरती अपनी पहली रसोई के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। आरती जैसे ही किचन में खाना बनाने के लिए आती है कि तभी आरती की जेठानी अपने 4 महीने के बच्चे को गोद में लिए किचन में आती है। अच्छा हुआ भाभी आप आ गई। आज मेरी पहली रसोई की रस्म है, क्या बनाऊं कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप मुझे इस सबका मनपसंद खाना बता दीजिए, वही बनाऊंगी। आरती, अभी तो तुम्हारी शादी की थकान भी नहीं उतरी होगी, ज्यादा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। बस सबके लिए चाय और पराठे बना दो, सबका नाश्ता भी हो जाएगा और तुम्हारी पहली रसोई की रस्म भी हो जाएगी। चाय पराठे का नाम सुनकर आरती मन ही मन काफी खुश होती है। आरती के ससुराल में कुल मिलाकर 12-13 सदस्य थे, जिनके हिसाब से वो पतीले में चाय बनाने के लिए रख देती है। वहीं सबके लिए 2-2 के हिसाब से पराठे बनाती है। मुझे तो लगा था कि इतनी ठंड में मुझे न जाने कितनी देर खड़े होकर रसोई करनी पड़ेगी, लेकिन देखो आधे घंटे में सब कुछ बन गया। अब जाकर नाश्ता टेबल पर लगा देती हूँ। आरती सबके लिए चाय और पराठे टेबल पर लगा देती है। सभी लोग आते हैं और नाश्ता करने लगते हैं। छोटी बहू, तूने तो बहुत बढ़िया पराठे बनाए हैं, कितने सॉफ्ट हैं। इतनी ठंड निकल गई, लेकिन आज से पहले इतने स्वादिष्ट पराठे नहीं खाए हैं। सादे से पराठे में भी कितना स्वाद है। वो तो है, और चाय भी काफी बढ़िया बनी है। मेरे लिए 1 कप चाय और ले आओ। लेकिन जेठ जी, मैंने तो सबके हिसाब से ही 1-1 कप चाय बनाई थी। कोई बात नहीं भाभी, अब दोबारा से चाय बनाने के लिए रख दो और मेरे लिए 2 पराठे और ले आओ। लेकिन मैंने चाय और पराठे सबके हिसाब से ही बनाए थे। अलका बहू, तुमने आरती बहू को हमारे चाय और पराठे खाने के बारे में ठीक से नहीं बताया क्या? माँ जी, सुबह मुन्ना इतना रो रहा था कि मेरे दिमाग से निकल गया। आरती, हमारे घर में हर रोज सुबह चाय पराठे का ही नाश्ता होता है और सब 4 से 5 कप चाय पीते हैं, तो इसके हिसाब से तुम्हें कम से कम 50 कप चाय बनानी है और सब पराठे भी 5 से 6 खाते हैं, तो लगभग तुम्हें 150 पराठे तो बनाने हैं। क्या कहा आपने? 50 कप चाय और 150 पराठे, वो भी इस ठंड के मौसम में? मुझे रोज रोज बनाना है? हाँ भाभी, रोज बनाना है। अब जल्दी से जाइए और बनाकर लेकर आइए, मेरा तो अभी आधा भी पेट नहीं भरा है। आरती रसोई में जाती है और फिर से ढेर सारा आटा निकाल कर गूंथने लगती है। वहीं गैस पर चाय बनने के लिए रख देती है। कहीं मेरे कानों ने कुछ गलत तो नहीं सुना? मेरी ससुराल वाली क्या सच में रोज सुबह 50 कप चाय पीते हैं और 150 पराठे खाते हैं? कहीं ये लोग मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? भला 50 कप चाय और 150 पराठे कोई कैसे खा सकता है? आरती जैसे तैसे करके 50 कप चाय और 150 पराठे आज बना देती है। लेकिन अब तो ये आरती की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। 50 कप चाय और 150 पराठे बनाने के लिए आरती को हर रोज सुबह ठंड में 6 बजे उठकर रसोई में जाना पड़ता था। क्या जिंदगी हो गई है मेरी। ढाबे पर जो छोटू काम करता है ना, बिल्कुल उससे मिलती जुलती, लेकिन कम से कम उसे काम करने के पैसे तो मिलते हैं और ऊपर से ये चाय भी उबल गई। काम दोगुना हो गया अब मेरा तो। आरती हर रोज दुखी होकर अपने ससुराल वालों के लिए इस ठंड के मौसम में 50 कप चाय और 150 पराठे बनाया करती थी। कभी कभी जल्दबाजी के चक्कर में आरती गर्मा गर्म पराठे या उबलती चाय से अपना हाथ ही जला लेती। आई मेरा हाथ। कभी कभी तो लगता है कि एक दिन पूरी ही जल जाऊंगी, लेकिन इन लोगों को चाय और पराठा बंद नहीं होगा। आरती आज भी हर रोज की तरह चाय पराठा बनाने के लिए रसोई में जाती है और देखती है कि रसोई में चाय बनाने के लिए चाय पत्ती और पराठों के लिए तेल खत्म हो गया है। अरे वाह, इसका मतलब आज मुझे चाय और पराठे बनाने नहीं पड़ेंगे। आरती खुश हो रही होती है कि तभी सुमित्रा आरती को घर में बने गोदाम में ले जाती है, जहां बोरी भर भर के आटा, कनस्तर भर भर कर तेल और ढेर सारी चाय पत्ती और चीनी रखी हुई थी। बहू, तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हमें तो चाय पराठे का स्टॉक पहले से ही जमा कर रखा है। जा, यहाँ से सामान ले जा और गर्मा गर्म चाय पराठे बना दे। और हाँ, आज हमारे लिए सादे पराठे नहीं, मेथी और आलू के पराठे बनाना। ठंड का मौसम है, अगर इसमें ये पराठे नहीं खाए तो कब खाए। सब लोग सोने और हीरे की तस्करी करते हैं, इन लोगों ने चाय पत्ती और चीनी की तस्करी कर रखी है। आरती सामान लेकर रसोई में जाती है और फिर से 50 कप चाय और 150 पराठे बनाने लगती है। कभी आरती के ससुराल वाले उसे पनीर और गाजर के पराठे बनाने की फरमाइश करते, तो कभी उससे अलग अलग वैरायटी की चाय बनवाते हैं। इन लोगों ने क्या मुझे पराठे वाली समझ रखा है? जो कभी आलू का पराठा मांगते हैं तो कभी मेथी का, ऊपर से इतने सारे कप और प्लेट धोते धोते मेरे हाथ भी सुन्न हो गए हैं।
ठंडे पानी में बर्तन धो धोकर आरती के हाथ सुन्न पड़ गए थे। आरती हमेशा अपने ससुराल वालों को ज्यादा चाय पीने और पराठे खाने के नुकसान बताती रहती थी, लेकिन किसी को भी इस बात से फर्क नहीं पड़ता, जिसके चलते अब आरती का सारा गुस्सा उसके पति सुमित पर निकलता है। दूर हटो मेरे से, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे छूने की? अरे आरती, मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई राह चलता आदमी नहीं जो तुम मुझ पर बिल्ली की तरह झपट्टा मार रही हो। बिल्ली की तरह झपट्टा या कुत्ते की तरह कायर हो जाऊंगी, समझी? दूर हटो मुझसे, वरना तुम्हारे घुटने के दोनों कटोरियां तोड़ दूंगी। चलने के लायक भी नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। दिन में ससुराल वाले परेशान करते हैं और रात में ये आदमी। आरती को इतने गुस्से में देख बेचारा सुमित उस रात आरती के साथ कमरे तक में नहीं रहता और बाहर सोफे पर जाकर सो जाता है। आरती के ससुराल वाले हर रोज की तरह चाय पराठा खा रहे होते हैं कि तभी आरती के सास ससुर और नंद मीना को गैस बनने लगती है और वो किसी मोटर की तरह बार बार गैस छोड़ने लगते हैं। छी, कितनी गंदी बदबू, ये किसी नाले से भी नहीं आती होगी इतनी जितनी इनके पास से आ रही है। सारे के सारे ससुराल वाले एक नंबर के पदोड़े हैं। मेरे माँ बाप ने तो पदोड़ों के खानदान में ब्याह कर दिया है मुझे। ज्यादा पराठा खाने की वजह से आरती की दोनों नंद के मुंह पर दाने निकल आते हैं। अरे पायल देखो ना, कल मेरे चेहरे पर गिनकर 2 पिंपल थी, लेकिन अब देखो पूरे 4 पिंपल हो चुके हैं। पराठे खाओगे और चाय पियोगे तो यही हाल होगा ना, लेकिन कहाँ किसी को मेरी बात माननी है। रोज सुबह सुबह ठंड में उठने की वजह से आरती की ठंड से अब तबीयत खराब रहने लगी थी। बहुत हुआ, अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना एक दिन इन लोगों के लिए ठंड में 50 कप चाय और 150 पराठे बना बनाकर मैं यूं ही भगवान को प्यारी हो जाऊंगी। लेकिन उससे पहले किचन में हीटर ले आती हूँ, वरना पता चला कि आज ही ठंड से मैं टपक गई। आरती मन ही मन अपने ससुराल वालों को सबक सिखाने का प्लान बनाती है। आरती के जेठ जतिन का पेट पराठे खाकर हाथी की तोंद की तरह निकल चुका था, जिसे देख आरती, अरे जेठ जी, आपका शर्ट का बटन तो टूटने को आ रहा है, कितनी तोंद निकल गई आपकी, एक बार अपना वेट चेक कर लीजिए। आरती स्टोर रूम में वेइंग मशीन लेकर आती है। जतिन जैसे ही उस मशीन पर खड़ा होता है तो उसका वजन तकरीबन 90 किलो आता है। वहीं पायल और मीना भी जब अपना वजन तोलते हैं तो उनका वजन भी 70 किलो आता है। हे भगवान, 1 महीने पहले तो हमारा वजन सिर्फ 50 किलो था, एकदम से ये 30 किलो कैसे बढ़ गया? 1 महीने पहले आप लोग गर्मी के मौसम की वजह से रोज रोज चाय पराठा नहीं खाते थे, ये रोज रोज चाय पराठे की वजह से वजन बढ़ा है। दरअसल आरती ने वेइंग मशीन में कुछ गड़बड़ कर दी थी, जिसके चलते वो मशीन सबका 20 से 30 किलो वजन ज्यादा बता रही थी। सभी लोग बैठकर गर्मा गर्म चाय की चुस्की लेते हुए पराठे खा रहे थे कि तभी आरती न्यूज़पेपर पढ़ते हुए आती है। जमुना पार इलाके में 10 लोगों की ज्यादा चाय पीने से हुई मौत। आजकल लोगों की चाय पीने से मौत हो रही है, भला कौन समझाए इन लोगों को, ज्यादा चाय पीना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आरती की बात को सुनकर उसका ससुर खांसते हुए मुंह से खून निकाल जाता है। वहीं पर 6 महीने में आरती के सास ससुर और ताऊ और ताई सास का मेडिकल चेकअप होता था। वो लोग जैसे ही अपनी मेडिकल रिपोर्ट देखते हैं तो उनके तो होश उड़ जाते हैं। आप लोगों का तो शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर सब कुछ हाई हो रखा है। ये सब ज्यादा कोलेस्ट्रॉल और चाय पीने की वजह से हुआ है। अगर आप लोगों ने अभी भी ये सब बंद नहीं किया तो आप लोगों की हालत काफी ज्यादा खराब हो सकती है। बिल्कुल ठीक कह रही है बहू, ठंड की वजह से हम लोगों ने चाय पराठे की इतनी गंदी आदत डाली कि हम लोग अपनी सेहत का ही ख्याल रखना भूल गए। आरती बिल्कुल सही कह रही है, रोज रोज पराठा चाय की वजह से जब से मुन्नी को दूध पिलाती हूँ तो उसे दस्त लग जाते हैं। अब से कोई भी चाय पराठा नहीं खाएगा। डॉक्टर को पैसे देकर आरती ने रिपोर्ट में भी थोड़ी गड़बड़ी की थी, जिसके चलते अब आखिरकार आरती के ससुराल वालों की 50 कप चाय और 150 पराठे वाली आदत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। इसी के साथ अब आरती ठंड के मौसम में सबके लिए नॉर्मल नाश्ता बनाती है।